हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस प्लैनेट सीरीज। आज हम बात करेंगे सौर मंडल के राजा सूर्य देवता की। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं सूर्य देवता के बारे में काफी डेप्थ में जानना चाहूंगा, ताकि जो एजुकेशन शास्त्रों के पन्नों में पड़ी थी वो आप तक पहुंचे, आपके काम आए। आप अपनी कुंडलियों को और कुंडलियों में सूर्य देवता को अच्छे ढंग से समझ सकें, पहचान सकें, एनालाइज कर सकें और सूर्य का आपकी कुंडली में क्या क्या रिजल्ट है वो आप सब समझ सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे सूर्य देवता की। दोस्तों, सूर्य देवता का अगर हम पुराने एंशिएंट टाइम से हम बात करते हैं तो एंशिएंट टाइम से सबसे पहले किसी भी ग्रह के बारे में अगर बात करनी है तो बात करनी शुरू करनी चाहिए कि उसका परिवार कैसा है। तो दोस्तों, सूर्य, जिसको हमारे सौर मंडल का राजा कहा जाता है, इसको राजा का स्टेटस है। और राजा का स्टेटस इसको क्यों मिला ये भी आज की वीडियो में आप जानोगे। तो हम बात कर रहे थे सूर्य के परिवार की। दोस्तों, सूर्य के परिवार में सूर्य की दो पत्नियां, दोनों पत्नियों का नाम, एक का नाम संज्ञा और दूसरी का नाम निक्षुभा, जिसको हम छाया के नाम से भी जानते हैं। जो संज्ञा थी ये विश्वकर्मा गुरु की बेटी थी। इससे यम, यमी, अश्विनी कुमार जैसे बच्चे हुए और छाया से शनि, ताप्ती जैसे बच्चे हुए। टोटल सूर्य के 10 पुत्र या पुत्रियां थी। सूर्य की 12 शक्तियां हैं, जिन जिन चीजों को हम अच्छी तरह जानते हैं, जैसे इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, कपिला, अमृता, ये इन नामों की शक्तियां, 12 शक्तियां सूर्य के साथ शास्त्रों में इनका वर्णन आता है। सूर्य के अधिदेवता शिव जी, शिव भगवान है और प्रत्यधिदेवता अग्नि है। अगर आप सूर्य का कोई भी चित्र देखोगे जिसमें सूर्य को आप किसी आसन या सिंहासन के ऊपर विराजमान देखोगे, तो आप देखोगे कि वो जो आसन है वो कमल का है। कमल के आसन के ऊपर सूर्य विराजमान आपको मिलेंगे और उनके दोनों हाथों में कमल का फूल आपको दिखाई देगा। ये दर्शाता है कि चाहे सूर्य बाहर से बहुत तेज है, गर्म है, क्रूअल है, मगर अंदर से उनका जो हृदय है वो बहुत कोमल है। इनको नवग्रहों में हेड यानी राजा का स्टेटस प्राप्त है। सबसे पहले क्योंकि सूर्य ही प्रकट हुआ जब प्रकृति परमात्मा द्वारा बनाई गई, तो ये सबसे आदि है। आदि काल में, जिसको हम कहते हैं कि आदि काल में जो सबसे पहले प्रकट हुआ हमारे ब्रह्मांड में, वो सूर्य है। सो आदि से इसको आदित्य का नाम दिया गया। और इसकी जो राशि है, जो सूर्य की राशि है, उसका जो समय है वो 6 साल का है। इसका जो रत्न है वो माणिक्य है। इसका आधिपत्य गेहूं के ऊपर, वीट, गुड़ के ऊपर, कॉपर के ऊपर, गोल्ड के ऊपर, लाल कपड़ों के ऊपर, डोनेशंस के ऊपर। और अब हम छोटी सी बात करते हैं कि अगर सूर्य देवता को अगर हमने प्रसन्न करना है तो कौन सा मंत्र, बीज मंत्र या सिंपल मंत्र हम यूज करना चाहिए या सूर्य की आराधना करनी चाहिए। तो सिंपल मंत्र है व्यूअर्स, ओम ह्रीम सूर्याय नमः। ओम ह्रीम सूर्याय नमः, ये सिंपल मंत्र है। और अगर बीज मंत्र की बात करें तो कौन सा मंत्र है, वो है, आप ध्यान से सुन लीजिए, ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम
ओम सूर्याय नमः। ओम ह्राम ह्रौम ह्रीम से सूर्याय नमः। और शास्त्रों में जो वर्णित है कि 7000 बार अगर इन मंत्रों का जाप किया जाए तो सूर्य देवता प्रसन्न हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि सूर्य के साथ अस्त कैसे होता है, जिसको हम कंबस्चन या कंबस्ट प्लैनेट्स कहते हैं, वो कौन से हैं। जो भी ग्रह दोस्तों सूर्य के बहुत ज्यादा नजदीक आ जाएगा वो अस्त हो जाएगा। अस्त का मतलब ऐसे नहीं होता कि जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं कि जैसे सूर्य उदय हुआ और अस्त हुआ, ऐसे अस्त नहीं है। इस अस्त से हमारा मकसद ये कहने का होता है कि कंबस्ट है। कंबस्ट का मतलब क्या हुआ, सूर्य इतना तेज गर्म प्लेनेट है, आग का गोला है, तो जो भी चीज आग के पास आएगी वो जल जाएगी। कंबस्चन, यहां से आपको समझ आएगा कि अगर किसी ग्रह के बारे में बोला जाए कि वो अस्त है, वो एक्चुअल में कंबस्ट होता है। तो जो कंबस्ट ग्रह है वो कैसे बनते हैं, अगर चंद्रमा 12 डिग्री तक सूर्य के पास में आ जाएगा तो वो कंबस्ट हो जाएगा। सिमिलरली मार्स, मंगल अगर 17 डिग्री तक सूर्य के पास में आ जाएगा तो वो कंबस्ट हो जाएगा। साइमल्टेनियसली बृहस्पति, जुपिटर अगर वो 11 डिग्री तक सूर्य के पास में आ जाए, शुक्र 9 डिग्री तक सूर्य के पास में आ जाए और बुध 12 डिग्री तक सूर्य के पास में आ जाए तो वो कंबस्ट की श्रेणी में उनको गिना जाता है। और सूर्य से दूसरा, तीसरा और चौथा घर अगर हम देखेंगे तो यहां पे सूर्य का प्रभाव जो होता है वो काफी फास्ट होता है। और सूर्य से 5वां और 9वां अगर प्लैनेट देखेंगे तो उसकी जो गति होगी वो वक्री होगी, रेट्रो होगी। और 10वां से लेके 12वां घर जो है वो सरल योग में आएगा। ये तो दोस्तों हुई सूर्य की डिग्री वाइज गति, या सूर्य के पास में जो प्लैनेट्स आते हैं वो किस किस डिग्री में आएंगे, जिसको हम तीव्र, वक्री या सरल की श्रेणी में लेंगे। हालांकि दोस्तों पंचांग में बहुत सी बातें लिखी होती हैं और कई बार अगर ना भी लिखी हो तो आप एक खास चीज आज इस वीडियो की आप समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। वो क्या है, वो ऐसे है कि सूर्य से 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां और 9वां ग्रह जो भी होगा वो वक्री होगा। ये चीजें दोस्तों नॉर्मली कोई नहीं सिखाता, ये सिर्फ शास्त्रों में वर्णित है। और आजकल के जो नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो इन चीजों से विमुख होते जा रहे हैं। तो ये जो एजुकेशन की बात है, हमने जो ये वीडियो सीरीज चालू की है, इसका मकसद ही ऐसा है कि शास्त्रों में वर्णित जो एजुकेशन है वो हम शब्द दर शब्द आप तक पहुंचाएं। इसी तरह अब कुछ और शास्त्रोक्त बातें, अगर वक्री ग्रह नीच राशि में हो तो वो उच्च के फल देगा, ये शास्त्रों में वर्णित है। साइमल्टेनियसली अगर वक्री ग्रह उच्च राशि में हो तो वो 0 का फल देगा। दोस्तों ये एक ऐसी एजुकेशन है जो नॉर्मली नहीं आपको मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। और कुंडली के रिजल्ट्स, इस अगर एजुकेशन को आप यूज करोगे तो आपको सरप्राइजिंग अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। अगर आप किसी की कुंडली या अपनी कुंडली का ही एनालिसिस कर रहे हैं तो आप देखोगे कि जो जो चीजें आपसे छूट रही थी वो इन चीजों का इस्तेमाल करके आपको मिलनी शुरू होगी। इसी तरह दोस्तों 10 डिग्री तक सूर्य परम उच्च अवस्था में होता है, अपनी राशि में ये स्वग्रही होता है। दोपहर के टाइम ये बली अवस्था में होता है। और 10वें घर में सूर्य दिग्बली है, 9वें घर में सूर्य हर्षबली है। तुला राशि में 10 डिग्री तक ये परम नीच अवस्था में है। जैसे मेष में हम इसको उच्च अवस्था में मानते हैं,
तुला राशि में 10 डिग्री तक इसको परम नीच माना जाता है। इसी तरह दोस्तों बाकी तो हर ग्रह के ऊपर सूर्य हमेशा भारी पड़ेगा, मगर एक ही ग्रह है, वो कौन सा है? दैट इज वीनस, शुक्र ग्रह, शुक्राचार्य। शुक्राचार्य हमेशा सूरज के ऊपर भारी पड़ते दिखाई देंगे, और ये एक ऐसा नियम है जिसको आपको समझना होगा। सिमिलरली अब सूर्य के शत्रु कौन कौन से हैं? सूर्य के 2 ही शत्रु हैं, शुक्र और शनि। बाकी फ्रेंड्स है, चंद्रमा है, मंगल है, जुपिटर है, मरकरी है, ये उसके फ्रेंड्स भी हैं और सम भी हैं। अब ये तो चीजें हुई जैसे हम कहते हैं नॉर्मल एजुकेशन की। अब सूर्य का कारक मींस कैरेक्टर्स, किस किस घर में अच्छे कैरेक्टर्स, या सूर्य किन किन घरों का कारक है वो आप जान लीजिए। पहला घर, 8वां घर और 10वां घर, इन 3 घरों का कारक सूर्य है। अब सूर्य का अधिपत्य या सूर्य किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, अब आप वो भी जान लीजिए, वो कौन कौन सी हैं। सूर्य को हम चक्षु, आईज, नेत्रों के साथ भी लेते हैं। अगर आईज किसी की खराब हो रही है, बिल्कुल लेके चलिए कि सूर्य का असर उसकी आईज के ऊपर आ रहा है, क्योंकि सूर्य अच्छे फल नहीं दे रहा। साइमल्टेनियसली सूर्य को हम फादर के साथ सिंबलाइज करते हैं। सूर्य आत्मा का प्रतीक है, सूर्य नॉलेज का प्रतीक है, सूर्य स्ट्रेंथ का प्रतीक है, सूर्य क्रुएल्टी दर्शाता है, सूर्य अग्नि का प्रतीक है। जितने सरकारी कार्य है वो भी सूर्य के अधीन आते हैं। साइमल्टेनियसली विजडम, गाय, भैंस, जो आग की उष्णता मींस वार्मथ होती है, वो भी सूर्य के अंदर आती है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं, जैसे मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, तो मेरी बात का जो प्रभाव है, जिसको हम इन्फ्लुएंस कहते हैं, कि हमारी बात से दूसरा इन्फ्लुएंस होता है, ये जो इन्फ्लुएंस है ये भी सूर्य के कारण ही है। इसी तरह शिव की उपासना, अगर कोई आदमी जीवन में बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं है, बहुत काम रहता है, तो ये भी सूर्य की वजह से है। इसी तरह कांटों वाले वृक्ष वो सूर्य के अंतर्गत आते हैं। टोटल जितनी जमीन है, हालांकि मंगल जिसको भौम बोला जाता है वो जमीन का प्रतीक है, मगर दोस्तों लैंड जितनी है वो भी सूर्य के अंतर्गत ही आती है। इसी तरह ईगो, अहंकार, स्टेटस, ये भी सूर्य के अंतर्गत आता है। और सरप्राइजिंगली जो डरपोक बच्चे होते हैं, डरपोक पुत्र, वो भी सूर्य के अधीन आते हैं। साइमल्टेनियसली मृत्युलोक, बोन्स, हड्डियां, वेलर, घास, जंगल, आदमी का व्यवहार, मेडिटेशन, जैसे वात, पित्त, कफ होते हैं, उसमें से पित्त, आंखों की बीमारियां, लकड़ी, दिमागी डिसफंक्शंस, पर्ल जिसको मोती बोला जाता है, ईस्टर्न दिशा, सूर्य क्योंकि इसका प्रतिनिधित्व हम पूर्व दिशा से करते हैं। इसी तरह अगर किसी के सिर में पीड़ा रहती है तो ये भी सूर्य के कारण ही होगा। इसी तरीके से अगर बुखार चढ़ता है तो ये भी सूर्य के कारण है। टीबी, तपेदिक, क्षय रोग, ये भी सूर्य का है। डायरिया, डायसेंट्री, जिसको हम खून वाली पेचिश कहते हैं, हड्डियों की बीमारियां, दिल की बीमारियां, कब्जी, कॉन्स्टिपेशन, आंखों की बीमारियां, राजदंड, इवन ब्रह्म श्राप। कईयों की कुंडली में आप दोस्तों देखोगे कि कुंडली बहुत अच्छी है, मगर जीवन में कोई रिजल्ट नहीं मिलता। ज्योतिषी से ज्योतिषियों को हम ढूंढते रहते हैं, जाते रहते हैं, उपाय करते रहते हैं, मगर कोई फल नहीं मिलता। जीवन में कोई काम सीधा नहीं होता। तो दोस्तों वहां पे जो एक खास बात देखने की होती है कि सूर्य कहां पे विराजमान है। कहीं सूर्य को या प्लेनेट सूर्य को ब्रह्म श्राप तो नहीं मिला हुआ।
और ये ब्रह्म श्राप ऐसा है जो जीवन में, दीमक तो बहुत छोटी बात है, मतलब जीवन में कोई भी कार्य आपका सिद्ध नहीं होता अगर आपको इस जन्म में या पिछले जन्म से आपके कर्मों के साथ, आपकी डेस्टिनी के साथ अगर ब्रह्म श्राप आपकी कुंडली में आ गया है तो आप लेके चलिए कि सूर्य को देखिए, सूर्य को प्रसन्न कीजिए, सूर्य को उपाय कीजिए, तो आप ब्रह्म श्राप से मुक्त हो पाएंगे। इसी तरह अब सूर्य कौन कौन से प्रोफेशंस को दे सकता है? ज्वेलरी, मार्बल, मिनरल्स, मेडिकल प्रोफेशन, रिसर्च, मेडिसिन्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो लोग एमबीए करते हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं, दैट कम्स अंडर सन। इसी तरह गवर्नमेंट के काम, एक्टिंग, जेम्स, आर्मी ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस, रूलर्स, किंग्स, प्राइम मिनिस्टर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, होटलियर्स, वेटरनरी डॉक्टर्स, एग्रीकल्चर और मेडिसिन के डॉक्टर्स। ये दोस्तों अब आप समझोगे कि सूर्य का प्रतिनिधित्व कहां कहां तक फैला हुआ है। आत्मा से लेकर मेडिटेशन, परमात्मा तक सूर्य का आधिपत्य आपको जीवन के हर जगह मिलेगा। अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा वो सूर्य की प्रेजेंस के ऊपर है कि सूर्य किस घर में प्रेजेंट है। अच्छे घर में प्रेजेंट है तो लेके चलिए कि आपके जीवन में बहार है, और अगर सूर्य अच्छे घरों में प्रेजेंट नहीं है, आपको बुरे प्रभाव दे रहा है, तो आपने क्या करना है? सूर्य के मंत्रों का जाप करें, सुबह उठे, घर से नहा धो के जब तैयार होके निकलते हैं तो सूर्य को पानी दें, जल प्रदान, और सूर्य को नमस्कार करके घर से निकले। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिससे सूर्य देवता प्रसन्न होकर आपको जीवन में अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में उम्मीद करता हूं कि आपको काफी अच्छी नॉलेज और इंफॉर्मेशन मिली होगी जो आपके काम आएगी, और हम वायदा करते हैं कि अपनी अगली वीडियोस में भी इसी तरह शास्त्रों से उठाकर ज्योतिष की असली नॉलेज आप तक मैं पहुंचाऊं। और इसी आशय के साथ आज आप सबका धन्यवाद। खुश रहिए और जीवन में उन्नति करते रहिए।